नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रजनन तंत्र है क्या, किस प्रकार से प्रजनन होता है, किन किन प्रकार का होता है, यहाँ से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और एमपीपीएससी में आगे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे टॉपिक के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूनिट 7 को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए इस प्लेलिस्ट के साथ, जहां पर आपको मिल जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की कंप्लीट यूनिट 7। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यानी कि आज हमारी 20वीं क्लास है और इसमें हम रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रजनन होता क्या है। नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में या जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वहां पर इस सिस्टम को नहीं पढ़ाया जाता है, इसको स्किप कर दिया जाता है, बट यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम विस्तार से प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रजनन होता क्या है, प्रजनन है ना, इसको हमें समझना है। तो सजीव जो होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है ना, उसके अलावा जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, सब सजीव की श्रेणी में आते हैं। तो जो सजीव हैं वो अपने द्वारा अपने ही समान नए जीव की जो उत्पत्ति करते हैं उसको प्रजनन कहते हैं। इसका रीजन है कि इंसान है, जितने भी सजीव हैं उनका जन्म हुआ है और जन्म के बाद जो है मृत्यु निश्चित होती है। तो मृत्यु के बाद इस अर्थ के ऊपर सजीवों की जो है कमी ना हो जाए या सजीव खत्म ना हो जाए, इसलिए सजीव क्या करते हैं, अपने ही समान नए जीव जो है उनकी उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि माता पिता बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, बच्चे का जो है जन्म के लिए वो कारक होते हैं। तो वही जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं प्रजनन तंत्र। तो परिभाषा सामान्य सी है कि सजीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम प्रजनन कहते हैं। और इसमें जितने भी ऑर्गन शरीर के शामिल होते हैं उन सबको मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि केवल इंसान में ही होता है, केवल जंतुओं में होता है, जितने भी सजीव हैं सब में प्रजनन का गुण पाया जाता है। और ये 3 अलग अलग प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार होता है प्रजनन का, उसे हम कहते हैं कायिक प्रजनन। दूसरा जो प्रजनन होता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन क्या है, अलैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन क्या है, कहाँ पर होता है, किस किस के अंदर किस प्रकार का प्रजनन होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कायिक प्रजनन के बारे में। कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि काया के द्वारा ही जनन करना। इसमें ना तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, ना ही इसमें जो है युग्मज बनता है। इसमें काया के माध्यम से यानी कि शरीर के माध्यम से ही अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति जो की जाती है उसको हम कहते हैं कायिक प्रजनन। जैसे कि जब बीज जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का स्पर्म होता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का शुक्र होता है। तो उसके माध्यम से अगर प्रजनन होता है तो कायिक प्रजनन नहीं होता है। तो जब जो पौधे होते हैं उसमें बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग जो हैं वो परिवर्धित होकर मात्र पौधे के समान ही नया पौधा बना लेते हैं, तो उसे कायिक जनन कहते हैं। और यह जनन जो है सामान्यतः पौधों में होता है, यानी कि जितने भी पादप होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। इंसानों में या जंतुओं में इस प्रकार का गुण नहीं होता है, यानी कि कायिक जनन किसमें होता है, तो केवल जो है पादपों में होता है। तो जैसे कि आलू है, घास है, प्याज है, अरबी है, चमेली है, बरगद है, ये जो है क्या करते हैं कि अपने शरीर यानी कि अपनी जो काया होती है, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसी में से जो है नए पौधे जो है उसको जन्म देने का गुण रखते हैं बिना किसी बीज के। तो उसको क्या कहते हैं, हम कायिक प्रजनन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि प्याज दिखाई दे रहा है आपको, तो प्याज का ये वाला हिस्सा जो होता है धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और यहीं से जो है ये पुराना जो पौधा था प्याज का वैसा ही नया पौधा बनने लगता है। ऐसे ही आलू होता है, तो आलू में भी बहुत सारे जो पार्ट हैं उनको काट देते हैं, तो ये नए पौधे जो यहाँ से उगना शुरू हो जाते हैं, नए पौधे का जन्म हो जाता है।
तो ऐसा जो प्रजनन होता है सामान्यतः पौधों में, बरगद में भी ऐसा होता है कि वो जड़ें निकालता है और उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा जो प्रजनन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, कि काया के माध्यम से ही, शरीर के माध्यम से ही नए पौधे की उत्पत्ति हो गई, तो वो कायिक जनन है, कायिक प्रजनन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कायिक जनन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा होता है दोस्तों अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, तो जहां पर जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त विशेष रचनाओं, जैसे कि जो बीजाणु होता है, उसके द्वारा होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। जनन कोशिकाएं है ही नहीं, या है तो उनके माध्यम से प्रजनन नहीं हो रहा है, उसके अलावा दूसरे जो पार्ट हैं बॉडी के, शरीर के, पौधों के, उनके माध्यम से अगर प्रजनन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अलैंगिक प्रजनन। यानी कि बिना लिंग के जब प्रजनन होता है तो उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो इसमें भी फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया जो है नहीं होती है, और यह जनन सामान्यतः कहाँ पर होता है, तो जो निम्न वर्ग के पौधे होते हैं और निम्न वर्ग के जंतु होते हैं उनमें होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो केला, तो केला जो होता है उसके पौधे जो होते हैं, उसका एक फूल होता है, उसका जो फूल होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और डायरेक्टली जो है केला बन जाता है। इसी वजह से केले के अंदर जो है बीज नहीं होते। अगर केले के अंदर निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती तो इसके अंदर क्या बनता, बीज बनता। अगर जिन पौधों के अंदर बीज नहीं है, जिन फल के अंदर बीज नहीं है, उन सब का जो प्रजनन होता है, उनका जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। रीजन समझ में आ रहा है कि इसमें जो पौधों के नर जनन अंग होते हैं और मादा जनन अंग होते हैं, ये निषेचन नहीं करते, आपस में नहीं मिलते, और जो मादा जनन अंग होता है वो बीजाणु के माध्यम से ही परिपक्व हो जाता है, उसमें नर जनन अंग की आवश्यकता नहीं, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर भी मादा जनन तंत्र जो है वो क्या कर रहा है, नए जीवों की उत्पत्ति करने में सक्षम है, तो उसको कहेंगे हम अलैंगिक जनन। ठीक है, अब तीसरी जो प्रोसेस होती है वो सामान्य से सभी जीवों में और पौधों में होती है, और उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है, तो एक नर तथा एक मादा युग्मक के संयोजन से निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, और इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, अब मनुष्य में दो तरह के लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा, यानी कि महिला और पुरुष, इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो नर जनन अंग जो होता है उनके द्वारा युग्मक बनते हैं, युग्मक जो बनते हैं नर जनन अंग के द्वारा, उनको हम कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, और मादा में भी युग्मक बनते हैं, और मादा में जो युग्मक बनते हैं उनको हम कहते हैं अंडाणु। तो जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और ये जो भ्रूण होता है ये कहलाता है युग्मनज, यानी कि युग्मक और युग्मक के मिलने से क्या बना, युग्मनज। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं लैंगिक जनन, यानी कि नर और मादा, यानी कि या तो पौधे के भाग हो सकते हैं या जीवों के भाग हो सकते हैं, उनके जो जनन अंग होते हैं, अगर उनके माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे लैंगिक जनन, जिसमें लिंग का प्रयोग किया जाता है, मादा लिंग का, नर लिंग का, दोनों के द्वारा जो युग्मक होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भ्रूण बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सामान्य से जितने भी पौधे होते हैं, जैसे कि गुड़हल का पौधा है, धतूरा है, मटर है, मछली, मेंढक, मनुष्य, सभी जीव जंतु जो भी आते हैं सब इसके अंदर ही आते हैं, जो लिंग के माध्यम से जनन करते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्शन के, या तीन उसके प्रकार हो सकते हैं। एक होता है कायिक, एक होता है अलैंगिक, और एक होता है लैंगिक। अब अगर हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में सामान्य से लैंगिक जनन होता है। तो अब हमें मनुष्य के या मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, या मनुष्य के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो मानव जनन तंत्र, यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और इससे पहले जो जनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो मानव जनन तंत्र के बारे में अगर हम बात करें
तो यह अन्य जंतुओं की तुलना में ज्यादा विकसित तथा जटिल होता है। इसका रीजन है कि मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मानव जनन तंत्र में नर तथा मादा में अलग अलग जो है क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, और दोनों मानव जनन तंत्र में लैंगिक अंग तथा जनन ग्रंथियां जो है मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी पादप के अंदर बात करें तो पादप में जो फूल होता है वो जनन अंग होता है। अब फूल में ही नर जनन अंग भी होता है और फूल के अंदर ही मादा जनन अंग भी होता है, और ये जो है द्विलिंगी है। फूल या पादप जो होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। जबकि मानव की अगर हम बात करें तो ये एक लिंगी प्राणी होता है, और इसमें नर और मादा में अलग अलग प्रकार के जनन अंग जो है पाए जाते हैं, और जनन अंग के साथ साथ इनमें जनन ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है और सबसे ज्यादा जटिल भी माना जाता है। अब चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानव जनन अंग होता है। तो नर में इस प्रकार का मानव जनन अंग होता है, मादाओं में इस प्रकार का जनन अंग होता है, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और सहायक ऑर्गन्स जो है होते हैं, उनके माध्यम से सिस्टम जो है बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनन अंग होते क्या हैं, कितने प्रकार के हैं। तो जिन अंगों के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होती है उनको हम कहते हैं जनन अंग। ठीक है, तो नर में प्राथमिक जनन अंग जो है उसको कहा जाता है वृषण यानी कि टेस्टिस कहा जाता है, और मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको अंडाशय कहा जाता है या ओवरी उसको जो है कहा जाता है। दोस्तों, प्राथमिक जनन अंग और सहायक लैंगिक अंग में एक डिफरेंस ये होता है कि प्राथमिक जनन अंग जो है वो युग्मक जो है उनको बनाने का काम करते हैं, और युग्मक को बनाने से लेकर उनको उचित स्थान तक ले जाने का जो काम करते हैं वो होते हैं सहायक लैंगिक अंग। ठीक है, जो बनाने का काम नहीं करते उसमें सपोर्टिंग होते हैं। तो जो बना रहे हैं युग्मज को, जैसे कि जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये शुक्राणु का यानी कि नर में जो युग्मज हैं उनका निर्माण करते हैं, और जो अंडाशय होता है ये अंडाणु यानी कि इग का निर्माण करते हैं, जो मादा में युग्मक होते हैं। और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। तो कुछ सहायक लैंगिक अंग भी इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि वृषण के साथ में नर में अगर हम बात करें तो वृषण के साथ में अधित वृषण होता है, शुक्र नलिका होती है, शुक्राशय होता है, शिश्न होता है, कुछ ग्रंथियां होती हैं। उसके अलावा अगर हम मादा में बात करें तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो गर्भाशय होता है, ग्रीवा होती हैं। तो ये जो है सहायक अंग जो है महिलाओं में यानी कि मादाओं में और पुरुष यानी कि नर में पाए जाते हैं, जो युग्मकों के परिपक्वन, पोषण तथा परिवहन में सहायक होते हैं। जो लैंगिक अंग होते हैं सहायक, वो क्या करते हैं, उनको परिपक्व करने के लिए, उनके पोषण के लिए और परिवहन के लिए सहायक होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, महिलाओं में या मादाओं में प्राथमिक जनन अंग जो है कौन सा है। सहायक के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब आप लोगों को दे देना है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार से जो है दिखाई देते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये महिलाओं का जनन तंत्र है यानी कि मादा जनन तंत्र है मानव में, और ये नर जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं दो, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या एक गोला बना रहा हूं, ये दोनों होते हैं अंडाशय, तो ये होते हैं प्राइमरी। उसके अलावा ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। उसके अलावा यूरेटर्स होता है यानी कि गर्भाशय होता है, और ग्रीवा होती हैं, वजाइना यानी कि योनि होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं मादा में। ठीक है, क्योंकि मेन काम जो होता है यानी कि अंडाणु एक का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो अंडाशय में होता है। नर में अगर हम बात करें तो दो टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस यानी कि वृषण, और यही क्या करते हैं, तो यही शुक्राणु का यानी कि युग्मज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अधिवृषण होता है। अधिवृषण के बाद अगर हम बात करें तो ये शुक्र नलिका होती है, ये शुक्राशय होता है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, शिश्न होता है, यूरेटर होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सहायक ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
नर जनन तंत्र के बारे में कि दोस्तों नर जनन तंत्र जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, और प्राथमिक और सेकेंडरी तो हम जान चुके हैं, या प्राथमिक और सहायक के बारे में तो हमने देख लिया है, बट इनमें होता क्या क्या है और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो नर जनन तंत्र में अगर हम बात करें तो वृषण जो होता है वो प्राथमिक जनन अंग होता है, शुक्र वाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्न, उसके अलावा शुक्राशय और अधिवृषण, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे जो हैं सहायक ऑर्गन होते हैं या सहायक लैंगिक अंग होते हैं नर जनन तंत्र के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फिर से चित्र के माध्यम से हम देखते हैं तो ये क्या होते हैं, वृषण होते हैं। अब वृषण जो है ये कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होते हैं। इसका रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं। शुक्र वाहिनी होती है जो अधिवृषण से और वृषण से शुक्राणु को लेकर शुक्राशय तक जाती है। शुक्राशय होता है जहां पर शुक्राणु जो है क्या होते हैं, तो यहाँ पर इनका स्टोरेज होता है यानी कि भंडारण होता है। और स्खलन के समय जो है जो मूत्र मार्ग होता है या शिश्न होता है उसके माध्यम से शुक्राणु जो है शरीर के बाहर यानी कि शुक्राशय से बाहर निकलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जनन की यानी कि प्रजनन की प्रोसेस होती है। तो इसमें अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक नर जनन अंग वृषण के बारे में। तो नर में आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वृषण होते हैं, तो 2 वृषण होते हैं। इनको अंग्रेजी में हम टेस्टिस कहते हैं, और ये शरीर के बाहर उदर के नीचे की ओर एक थैली में स्थित होते हैं। अब इसका रीजन है कि ये जो थैली होती है ये लीडिंग कोशिका से बनी होती है। ये जो थैली होती है ये कौन सी कोशिका से बनी होती है, तो एक प्रकार की लीडिंग कोशिका होती है उससे बनी होती है। और इसका रीजन होता है कि शरीर का जो ताप है, मानव शरीर का ताप वो कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये शरीर का ताप होता है। जबकि जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, अब शुक्राणु जो हैं उनका क्या है कि वो इतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते और इतने टेम्परेचर पर केवल 72 घंटे तक जो है जीवित रह सकते हैं। तो जो शुक्राणु है उनका निर्माण अगर टेस्टिस में हो रहा है तो टेस्टिस के पास में शुक्राणु रहेंगे। अगर 72 आवर्स ही जिंदा रह सकते हैं मानव शरीर के अंदर तो शुक्राणु जो है वो तो आजीवन बनते हैं। एक एज होती है कि 14 इयर्स जब इंसान परिपक्व हो जाता है या जब बाल्यावस्था से युवा अवस्था के बीच में होता है तो उस समय जो है टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं और शुक्राणु का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो 72 घंटे ही अगर ये मानव शरीर के अंदर जीवित रह सकते हैं तो फिर तो डेड कंडीशन में आ जाएंगे, फिर युग्मज ही नहीं होंगे, तो युग्मनज यानी कि भ्रूण भी नहीं बनेगा और फिर जीव जो है अपने समान संतानों की उत्पत्ति भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए शरीर के बाहर लीडिंग सेल से बनी हुआ एक स्ट्रक्चर यानी कि एक थैलीनुमा संरचना होती है और उस संरचना के अंदर जो है वृषण स्थित होते हैं। इसका रीजन है कि शरीर के बाहर उस थैली का तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है और वहां पर शुक्राणु आसानी से लंबे समय तक जो है जीवित रह सकता है। ठीक है, और शरीर के अंदर कितने समय तक शुक्राणु जीवित रह सकता है, तो केवल 72 आवर्स तक जो है यहाँ पर ये जीवित रह सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वृषण है यहाँ पर एक हार्मोन जो है उसका उत्पादन होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो ये नर जनन हार्मोन है और इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वृषण में होता है और वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये वाला जो प्रश्न है सर्टोली कोशिका का ये एमपीपीएससी 2020 प्री में पूछा गया था। एमपीपीएससी 2020 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि सर्टोली कोशिकाएं शरीर में कहाँ पर स्थित होती हैं, तो वृषण में स्थित होती हैं और क्या करती है, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती हैं। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और इन्हीं नलिकाओं के अंदर सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, तो जिनमें शुक्राणु बनते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि शुक्राणु हम बात करें जैसे स्पर्म, इनको हम कहते हैं कि एक होता है स्पर्म और एक होता है वीर्य। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर होता है ना, जिसको समन हम कहते हैं, सीमन। तो सीमन और स्पर्म में डिफरेंस होता है यानी कि शुक्राणु और वीर्य जो है अलग अलग होता है।
जब स्खलन होता है, जैसे कि आफ्टर सेक्स जब स्खलन होता है, तो अगर हम बात करें तो 15 से 20 ml वीर्य जो है उसका स्त्रावण होता है। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि 1 ml 1 मिलीलीटर जब ये होता है यानी कि वीर्य होता है तो उसमें स्पर्म कितने होते हैं, तो इसमें स्पर्म की संख्या जो है 100 मिलियन तक होती है। कितनी होती है? 100 मिलियन होती है। अगर ये संख्या 20 मिलियन से कम होती है तो व्यक्ति जो है उसके स्पर्म की काउंटिंग कम होती है और व्यक्ति जो है नपुंसक होता है, यानी कि कभी जो है पिता नहीं बन सकता। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं कि वीर्य और स्पर्म में क्या अंतर होता है। तो वीर्य जो है एक संगठन होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। 1 ml सीमन के अंदर यानी कि वीर्य के अंदर जो है 100 मिलियन से भी ज्यादा स्पर्म होते हैं। वीर्य की अगर हम बात करें तो इसका पीएच भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका पीएच होता है 7 और इसकी प्रवृत्ति होती है उदासीन। ये किस प्रवृत्ति का, यानी कि ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, कैसा होता है? तो उदासीन होता है। उसके अलावा इसमें एक फ्रक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो इसको मीठा बनाता है, यानी कि इसमें फ्रक्टोज नाम का जो कार्ब्स होता है जिसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड है, तो वो भी इसके अंदर जो है पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वीर्य में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वीर्य में फ्रक्टोज जो प्राकृतिक रूप से मीठा होता है वो पाया जाता है। पीएच भी पूछा जा सकता है। वीर्य के अंदर स्पर्म कितने होते हैं ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जब स्पर्म बन जाता है कहां पर? वृषण के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अधिवृषण के अंदर भेज देते हैं जहां पर शुक्राणु जो है यानी कि जो स्पर्म होता है वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा, जैसे कि ये जो होती है ये शुक्रवाहिनी, ये वृषण है, वृषण के ऊपर अधिवृषण होते हैं, यहाँ पर कुछ समय रुकते हैं, फिर इस नली के माध्यम से कहाँ जाते हैं, तो इस नली के माध्यम से शुक्राशय में जाते हैं। अब शुक्राशय में इनका जो है स्टोरेज किया जाता है, यानी कि इनका जो है भंडारण किया जाता है। तो ये शुक्राशय में जो है एकत्रित हो जाते हैं, वहां पर और परिपक्व होते हैं। और आफ्टर सेक्स यानी कि सेक्स करने के बाद जब स्खलन होता है उस समय शिश्न के द्वारा जो है ये योनि के अंदर या शरीर के बाहर जो है निकाल दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस किसकी होती है, तो ये वृषण और वृषण से जुड़े हुए जो सहायक लैंगिक अंग होते हैं उनकी होती है। तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एग्जाम में जब प्रश्न आए तब आप लोग जो है इसको सही कर दो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों शिश्न की। तो ये नर जनन या नर लिंग होता है जिसको हम कहते हैं शिश्न, नर लिंग होता है। तो ये कैसा होता है, तो ये बेलनाकार पेशियों से बना हुआ अंग होता है जो मसल से बना होता है और इसका एक स्वतंत्र सिरा जो है अत्यधिक संवेदी और कुछ फुला हुआ होता है। यह एक ढीले आवरण से जो है ढका रहता है और इसका जो अंतिम सिरा है यहाँ पर जनन मूत्र छिद्र होता है जहां से शुक्राणु भी शरीर के बाहर निकालते हैं और ये मूत्र जो है उसको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये शिश्न जो है नॉर्मली यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद एक ग्रंथि होती है दोस्तों नर जनन अंग के अंदर जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पर होती है, तो मैं पहले चित्र में आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये क्या है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये यानी कि शुक्राशय और शिश्न जो है उसके बीच में होती है, यानी कि मानव लिंग या नर लिंग और जो शुक्राशय ये दोनों के बीच में जो ग्रंथि होती है उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और यह ग्रंथि मूत्राशय की जो ग्रीवा होती है उससे जुड़ी रहती है। प्रत्येक प्रोस्टेट ग्रंथि से एक पतला दूधिया स्त्राव जो है उत्पन्न होता है जो सेक्स के समय या संभोग के समय अगर हम कह सकते हैं तो एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम यहाँ पर करता है। जो पदार्थ यानी कि जो पतला दूधिया स्त्राव जो है यहाँ से उत्पन्न होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से। अब हम देखेंगे दोस्तों मादा जनन तंत्र जो है उसके बारे में, या मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों एक इसमें होता है अंडाशय जिसे हम कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। उसके अलावा इसमें फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन नलिकाएं होती हैं। तो चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है अंडाशय है, तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी यानी कि ये 2 होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती हैं
और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है यानी कि जो युग्मक होते हैं वो भ्रूण कब बनते हैं या कहाँ पर बनते हैं, या वो युग्मनज यानी कि जाइगोट जब बनाते हैं तो वो इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर बनाते हैं। एक गर्भाशय होता है और एक क्योनी होता है। तो ये जो पार्ट होते हैं ये मादा जनन तंत्र के सहायक लैंगिक अंग होते हैं, और अंडाशय जो होता है वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जनन अंग होता है। अब हम बात करते हैं अंडाशय के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों की जो मादा होते हैं उसमें एक जोड़ी अंडाशय उदर के निचले भाग में, उदर यानी कि पेट को कहते हैं, उसके निचले भाग में क्या होता है, एक जोड़ी यानी कि 2 अंडाशय होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक छोटा सफेद और अंडाकार होता है, इसलिए उसको जो है अंडाशय नाम दिया गया है। और यहाँ पर क्या होता है अंडाशय में, तो अंडाणु जो होते हैं वो बनते हैं, या जिनको अंडक या इग के नाम से भी हम जानते हैं वो बनते हैं। और ये मादा के क्या होते हैं, तो युग्मक होते हैं, मादा युग्मक हम उनको कह सकते हैं अंडाणु को। अंडाशय में अंडाणु मुक्त होना अंडो उत्सर्ग कहलाता है, यानी कि अंडाणु जो होता है वो अंडाशय से जब मुक्त होता है तो उसे अंडो उत्सर्ग कहते हैं। और इन ए मंथ, जब एक मासिक चक्र होता है, जो मासिक साइकिल होती है, उसमें एक अंडाशय जो है हर महीने क्या करता है, एक अंडे को उत्सर्ग यानी कि उसको निकालता है, तो उसे अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। अंडाशय में कुछ हार्मोन जो है वो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इनका निर्माण होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मादा हार्मोन कौन से, मादा जनन हार्मोन कौन कौन से, नर जनन हार्मोन कौन कौन से। तो नर जनन हार्मोन जो है वो कौन सा है, तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर जनन हार्मोन है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो मादा जनन हार्मोन है। ये सब कहाँ पर बनते हैं, तो ये सब बनते हैं अंडाशय के अंदर, यानी कि हार्मोन का निर्माण भी करते हैं, इग का निर्माण भी करते हैं, और अंडो उत्सर्ग भी यहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रोसेस होती है निषेचन की वो होती है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो प्रत्येक ओर का जो अंडाशय होता है वो फैलोपियन नलिका के द्वारा जो है गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इस नलिका के अंतिम जो सिरा होता है उस पर अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको फैम्ब्रेन्स हम कहते हैं। तो ये जो फैब्रिक्स होती हैं, फैम्ब्रेन्स होती है, इस प्रकार की संरचना, तो ये क्या करती है, कनेक्ट करती है या इसको अंडाशय से जुड़ी हुई रहती है, अंडाशय को जो है पकड़े हुए रहती है। इस प्रकार की जो संरचना इसमें होती है। जो अंडों के उत्सर्ग के समय या जब अंडे निकलते हैं या जो अंडाशय होता है वहां पर अंडाणु जो है वो निकलते हैं, उसके समय निकट आ जाती है, और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी नली के अंदर होती है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, तो जो अंडाशय होता है वहां से इग का प्रोडक्शन हो गया दोनों तरफ से, तो इग यहाँ पर आया, और इसी समय अगर संभोग या सेक्स किया जाएगा तो जो शुक्राणु होगा वो कहाँ चला जाएगा, तो इन्हीं नलिकाओं के अंदर चला जाएगा। आफ्टर सेक्स जब यहाँ पर शुक्राणु चला जाएगा तो शुक्राणु की यहाँ पर टाइम लिमिट होती है 72 हावर्स। अगर 72 हावर्स में निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो महिला जो है गर्भवती हो जाएगी। तो यहाँ पर 72 घंटे के अंदर अगर इग का उत्सर्जन हो गया या पहले से इग यहाँ पर अवेलेबल है तो शुक्राणु यहाँ पर जाकर इससे जो है निषेचन की क्रिया करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करके भ्रूण बनाते हैं, यानी कि जाइगोट बनाते हैं। वो भ्रूण जो है बाद में गर्भाशय जो है यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, और भ्रूण यहाँ पर जो है बच्चे में कन्वर्ट होता है, भ्रूणी विकास होता है, और बच्चे का यहाँ पर गर्भाशय के अंदर जो है विकास होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मादा जनन अंग जो ऐसा कौन सा अंग है जहां पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो वो होती है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। बहुत सारी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं उनकी संरचना इस प्रकार से जटिल होती है कि वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती, वहां पर निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। तो उन महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए या जनन करने के लिए टेस्ट ट्यूब जो होता है उसका भी सहारा लेना पड़ता है, और उनको सेरोगेसी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि टेस्ट ट्यूब क्या है, सेरोगेसी क्या है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके बारे में अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये हमारा जनन तंत्र से रिलेटेड है। तो इसमें मैं जनन तंत्र की ही बात करूंगा, मैं जो साइंस के मॉडल है यानी कि सेरोगेसी और टेस्ट ट्यूब उसके बारे में बात यहाँ पर नहीं करने वाला। उसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है दोस्तों वो आता है फैलोपियन ट्यूब्स के बाद, वो होता है गर्भाशय का।
तो गर्भाशय जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं गर्भाशय। ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, तो दोस्तों जो गर्भाशय वाला पार्ट होता है इसकी दीवारें मोटी होती हैं और ये पेशियों से बनी होती हैं। इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे एक द्रव पदार्थ निकलता है और गर्भधारण के समय ये पदार्थ जो है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है या भ्रूण के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। गर्भाशय जो है अत्यंत लचीला होता है और गर्भस्थ शिशु जो होता है, यानी कि गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है और जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसका विकास भी कहां पर होता है? तो उसका विकास गर्भाशय के अंदर ही होता है। उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं योनि, और इसे हम मादा लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो गर्भाशय का जो पश्च भाग होता है वो योनि नलिका में खुलता है और इस मार्ग से शिशु जो है जन्म के समय शरीर से बाहर आता है। मादा में अगर हम बात करें, अंडाणु बनने की जो क्रिया होती है 13 से 50 वर्ष के मध्य होती है, यानी कि जो मासिक चक्र होता है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम MC या मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं, मासिक धर्म भी उसको हम कहते हैं, या फिर उसको जो है हम, ठीक है। तो ये कब से कब तक चलता है? 13 से 50 वर्ष की आयु तक जो है चलता है महिलाओं में, और इस समय ही इग उत्सर्जन जो है होता है। अब हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है जो महिलाओं के अंदर अंडाशय में उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से क्या क्या होता है? तो ये मादा गौण लैंगिक लक्षणों यथा, यानी कि महिलाओं की आवाज पतली जो हो जाती है वो किस वजह से होती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इन्हीं की वजह से महिलाओं में या मादाओं में स्तनों का विकास होता है। मासिक चक्र जो है वो प्रारंभ होता है, आदि के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। हालांकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भधारण में भी सहायक होता है, और इनकी वजह से जो है मासिक चक्र या जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं वो भी शुरू होता है। महिलाओं में स्तनों का विकास भी इसी की वजह से होता है, और महिलाओं की आवाज पतली होती है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होती है। इन्हीं हार्मोन की वजह से अंडाशय में अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, और जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी ये जो हार्मोन होते हैं वो सहायक होते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो यह हार्मोन नर गौण लैंगिक लक्षण, जैसे कि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर के अंगों पर बाल आना आदि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा शुक्राणु के निर्माण के लिए भी टेस्टोस्टेरोन और एड्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो आवश्यक होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में मानव जनन अंग के बारे में हमने जो जो चीजें देखी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और PSC अड्डा का यूट्यूब चैनल जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो PSC अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों MPPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अभी PSC अड्डा ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको MPPSC प्री, MPPSC मेंस और MPPSC इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। आज का वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।